चलो भाई आज देखते हैं रिएक्ट। ठीक है। तो रिएक्ट थोड़ी पॉपुलर डिमांड भी थी लास्ट टाइम जब HTML CSS का कोर्स करा था छोटा सा। तो रिएक्ट का ये बिगिनर क्रैश कोर्स सॉर्ट ऑफ होगा जिसमें तुम्हें अच्छे से बताऊंगा मैं कि अगर तुम HTML CSS से स्टार्ट कर रहे हो कि क्या रिक्वायरमेंट है रिएक्ट की, क्यों करना है, क्या ज़रूरत है, और फंडामेंटल्स पूरे अच्छे से सॉलिड कवर करेंगे। ठीक है, मेरे को आइडिया नहीं है कितनी लंबी वीडियो होगी बट देखते हैं। तो पहली चीज़ तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एनवायरनमेंट सेट करना नहीं सिखाऊंगा रिएक्ट का, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, क्रिएट रिएक्ट ऐप, नोड इंस्टॉल, npm इंस्टॉल, क्योंकि उसमें टाइम ख़राब हो जाता है बहुत। ठीक है, वो तुम अगर तुम्हारा हो रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रखा तो बाद में कर लेना। अभी क्या कर सकते हो, अभी तुम अगर कोडडैम पे तुम्हारा अकाउंट है तो यहाँ पर तुम जाओ डैशबोर्ड में, यहाँ पर जाओ प्लेग्राउंड्स में और ये रिएक्ट 16.13 का प्लेग्राउंड उठा लो। ठीक है, इस पूरी वीडियो में भी मैं प्लेग्राउंड ही यूज़ करूँगा ये वाला, बिकॉज इससे हम सिर्फ कोड पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की अंट शंट चीज़ें जो है ना कि नोड इंस्टॉल करो, फिर npm इंस्टॉल करो, उनके वर्जन सेट करो, रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करो, उससे फिर रिएक्ट बूटस्ट्रैप करो, तो वो सब बचता है। तो ये अपना कोड है यहाँ पर। ठीक है, ये अपना आउटपुट हो गया और ये अपना बढ़िया फाइल एडिटर हो गया, 2 सेकंड का काम है। ठीक है, तो इसलिए इसको यूज़ करेंगे हम कोडडैम प्लेग्राउंड को। ठीक है यार, तो स्टार्ट करते हैं पहले बहुत ही बेसिक चीज़ से कि रिएक्ट है क्या चीज़। ठीक है, इसको मैं नए टैब में भी खोल लेता हूँ एक बारी ताकि फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस मिल जाए हमें। ये तो है ना। तो यार देखो, सीन क्या है कि जब तुम HTML CSS जावास्क्रिप्ट से जब तुम डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, ठीक है, सपोज़ ये तुमने ये पेज बना लिया है, तुम HTML से भी बना सकते हो। लेकिन क्या होता है जब तुम ऐसी साइट बनाते हो, तुम्हें एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, ऐसी कोडडैम जैसी अगर तुम साइट बनाने का सोच रहे हो जिसमें ये सर्च कंपोनेंट है, ठीक है, जिसमें सपोज ये सेटिंग्स का पेज है, ठीक है, जिसमें तुम वापस जा रहे हो, ये ऐसे ऐसी चीज़ें जा रही हैं साइड में, ये फुटर आ गया, ठीक है, उसके बाद सपोज मैं लर्निंग पाथ पे चला गया तो ऐसे एक एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, फिर मैं यहाँ गया, फिर ये देख रहे हो ये इंटरैक्टिविटी है, सारी चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें तुम अगर देखोगे तो इस पेज को मैं काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ एक फंडामेंटल वे में। ये हेडर कंपोनेंट जो चिपका हुआ है हर पेज पे एट द टॉप, वो चिपका रहेगा। ठीक है, ये जो फुटर जो चिपका हुआ है ये भी चिपका रहेगा। ये जो साइड बार है इसका भी मैंने एक कंपोनेंट बना दिया, सपोज करो कि मेरे को किसी और पेज पे भी यूज़ करना है। अब तुम ये देख रहे हो इसमें ये जो इतने सारे ये जो ब्लॉक्स पड़े हैं, इनमें ये सिंगल जो एक चीज़ है, ये सिंगल अकॉर्डियन, ये भी एक कंपोनेंट हो सकता है जो कि बस रिपीट हो रखा है ना। तो इन चीज़ों को तुम डेफिनेटली 100%, 200%, 1000% HTML CSS जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। लेकिन उससे होगा क्या, तुम यही करते रह जाओगे सिर्फ। क्योंकि अगर तुम सोच के देखो, अगर तुम इसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट से कर रहे हो तो तुम ये इतना वाला कोड बार 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 लिखोगे, या फिर अगर बाई चांस JS से ऑटोमेट वगैरह भी कर दो थोड़ा, तो वो गंद मचेगा। मतलब समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा तुम्हें वर्बोसिटी से कोड लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, फिर अटैच इवेंट लिसनर, फिर ये स्टेट कैसे मेंटेन करोगे, कोई क्लिक कर रहा है तो ये एक्सपैंड होना चाहिए, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो कोलैप्स होना चाहिए। तो समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा हॉच पॉच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें दिक्कत हो जाएगी लार्जर एप्लीकेशन पे स्टेट मेंटेन करने में। अगर तुम एक सिंपल सी सिंगल पेज एप्लीकेशन टाइप कुछ बना रहे हो, है ना, लैंडिंग पेज टाइप सस्ता सा, तो भले ही रिएक्ट मत यूज़ करो, वो उस केस में रिएक्ट ओवरकिल है। बट अगर जैसे मेरा एग्जांपल तुम लो, मैं ये कोडडैम जैसी वेबसाइट, यही देख लो यार, ये प्लेग्राउंड देख लो, इस प्लेग्राउंड का ये बेस्ट एग्जांपल है। इसमें ये जो तुम एक फाइल देख रहे हो ये एक सिंगल कंपोनेंट हो सकता है ना। ये जो फोल्डर तुमने यहाँ पर एक्सप्लोरर में देख रहे हो सिंगल कंपोनेंट है। ये जो पेज है ये एक्चुअली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, जो जिनमें से एक रीसाइजेबल है। तो इसी में देख लो कि कोड मेंटेनेबिलिटी सिर दर्द बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अगर तुम रिएक्ट यूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें बस ये फोकस करना है कि तुम्हारी एप्लीकेशन का बिजनेस लॉजिक क्या है। बिजनेस लॉजिक समझते हो कि बीच में एडिटर है, ठीक है, साइड में फाइल एक्सप्लोरर है, यहाँ पर ये प्रीव्यू आ गया। तो मैं अब ये कोड कर सकता हूँ कि ये चीज़ें कैसे काम करेगी, इंस्टेड ऑफ कि यार इस एडिटर पे अगर ये क्लोज बटन है, वैसे तो ये भी कोड करना पड़ता है, बट तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये क्लोज बटन है तो ये फाइल मैंने क्लोज करी,
अब अगर मैं एक फाइल खोल रहा हूँ, 2 फाइल खोल रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे को ही सारी स्टेट मैनेज करनी पड़ रही है जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल वेरिएबल टाइप बना के, कुछ हैक्स वैक्स यूज़ करके ना, कुछ नहीं, वो कुछ सीन नहीं है। अच्छे से बढ़िया कंपोनेंट्स लिखेंगे अच्छे रिएक्ट पैटर्न्स के साथ, जो एडवांस कोर्स में अगर होगा हिंदी का तो उसमें कवर कर लेंगे, और पूरी एप्लीकेशन मॉड्यूलराइज रखेंगे, है ना, ताकि तुम यूनिट टेस्ट कर पाओ चीज़ों को, ताकि तुम कोड बेसिकली अपना मैक्सिमम हाईएस्ट क्वालिटी पे रखो। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है जो मैंने तुम्हें अभी दे दिया कि एक्चुअल नीड क्या है रिएक्ट की। भले ही तुम सीख लो, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ऐसे सिंगल पेज सिंपल एप्लीकेशंस बना रहे हो ना, तो रिएक्ट की इतनी नीड नहीं है। जैसे सपोज अगर तुम्हारी एप्लीकेशन सिर्फ ये है जिस पे तुम्हें एक कॉन्टैक्टस पेज बनाना है, अगर मेरे को सिर्फ ये पेज बनाना हो सिर्फ वेबसाइट पे, तो रिएक्ट की नीड नहीं है। क्या है इसमें, H1 ही तो है, ये P पैराग्राफ टैग हो गया, ये सिंपल सा फॉर्म हो गया, है ना, ये रिकैप्चा का विजिट हो गया, एक बारी को तुम हेडर और फुटर भी बना लो HTML CSS JS में। लेकिन क्योंकि मेरे को ये चीज़ें मल्टीपल जगह रीयूज़ करनी है, ये जो इनपुट फील्ड जो तुम देख रहे हो, ये सेम इनपुट फील्ड है। अगर मैं लॉग आउट करके तुम्हें लॉग इन और रजिस्ट्रेशन पे दिखाऊंगा तो ये सेम चीज़ है, समझ रहे हो? तो इसको मैंने कंपोनेंट बना दिया एक, और वहाँ भी यूज़ कर लिया, बाकी जगह भी यूज़ कर लिया। तो इसीलिए तुम्हें रिएक्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम कॉपी पेस्ट, एक तो कॉपी पेस्ट कम करो, कंपोनेंट कर पाओ, कंपोनेंट कम मॉड्यूलराइज कर पाओ अपनी एप्लीकेशन, और दूसरी चीज़ जो बढ़िया चीज़ है जो तुम जैसे ये कर रहे हो कि ये रीसाइजिंग वगैरह होगी, या फिर यहाँ पर ये स्टेट मैनेजमेंट हो गई थोड़ी, तो वो रिएक्ट जैसे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स ईजी कर देते हैं तुम्हारे लिए मैनेज करना। इंस्टेड ऑफ कि तुम ग्लोबल स्कोप पूरा पॉपुलेट करो, पॉपुलेट कह रहा हूँ, पॉल्यूट करो अपना जावास्क्रिप्ट में, तुम स्टेट इंटरनल रख सकते हो कंपोनेंट्स में, और मॉड्यूलराइज रख सकते हो कंपोनेंट्स को खुद। ठीक है, तो ये आई होप कि थोड़ा क्लिक हुआ होगा, नहीं हुआ तो यूज़ करते हुए तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो अब ये हो गया तुम्हारा रिएक्ट एप्लीकेशन। अब रिएक्ट के साथ सीन क्या है, जब तुम इस पेज पे भी जाओगे या फिर अगर तुम क्रिएट रिएक्ट ऐप से भी सेटअप करते हो, तो तुम्हें मोर और लेस ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑब्वियसली रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, पहली तो ये चीज़ समझो। अब अगर वो एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, तो एट द एंड ऑफ द डे उसको HTML तो चाहिए बूट होने के लिए, है ना, क्योंकि हमने ये बात करी हुई है कि जब भी तुम्हारा HTML के फंडामेंटल, या फिर HTTP में बात करी थी शायद, जब भी तुम्हारा पेज ऐसे लोड होता है तो सबसे पहली चीज़ उसको HTML मिलती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइट कुछ भी हो, है ना। अगर तुमने HTTPS यहाँ लगा दिया एक बार, या HTTP लगा दिया, तो तुम्हें भैया सिर्फ पहली बार में HTML ही मिलेगा और कुछ मिल नहीं सकता। उसके बाद तुम्हारा ब्राउज़र पार्स करता है कि अरे भाई इस HTML को तो ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है ना, या फिर अगर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कुछ हो तो अरे भाई हमें ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट चाहिए या फिर एक्सटर्नल स्टाइल शीट चाहिए। तो वो बात की बातें हैं। तो अब रिएक्ट, इस पूरे वीडियो में हम रिएक्ट ही मान रहे हैं, नेक्स्ट.js वगैरह उसमें मत घुसना। तो जो रिएक्ट है वो एक फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, मतलब उसको HTML तो चाहिए पहली चीज़। तो तुम क्या देखोगे, तुम यूजुअली ये देखोगे कि क्रिएट रिएक्ट ऐप या तुम कुछ भी कर रहे हो, उसमें यूजुअली एक index.html नामक फाइल होगी। ठीक है, ये जो है ये तुम्हारा एंट्री पॉइंट है, तुम्हारी रिएक्ट एप्लीकेशन का ना बूट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर ये स्नोपैक ऐप लिखा है टाइटल, इसको मैं अगर चेंज कर दूँ कोड डैम ऐप से, तो यहाँ पर तुम ये भी रिफ्रेश होगा तो एक कोड डैम ऐप आ गया, बढ़िया। ठीक है, उसके बाद ये सब तो छोड़ो, और यहाँ पर ये हो गया अपना थोड़ा बूट पॉइंट। अब तुम कहोगे भैया जी ये डिस्ट index.js फाइल तो मेरे को यहाँ दिख ही नहीं रही, और वो बात भी ठीक है, ये तुम्हें फाइल इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि मैं बताता हूँ, ये जो फाइल है ना तुम्हारी, ये मेमोरी में है, और मतलब ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें, बट थोड़ा सा आइडिया तुम्हें दे देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। तुम यहाँ पर देख रहे हो ये जो लिनक्स सर्वर चल रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसको Ctrl+C करके बंद करूँ ना, ये जो लिनक्स कंप्यूटर चल रहा है ना यहाँ पर, और एक कमांड ऊपर जाऊँ, ये देखो हम ये कमांड स्टार्ट कर रहे हैं, yarn start पोर्ट पब्लिक पोर्ट। और जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर मैं package.json में जाऊँ यहाँ पर, तो जो yarn start जो है ना, ये snowpack dev रन करता है ये कमांड। और ये जो कमांड है ये बेसिकली एक छोटा सा HTTP सर्वर स्टार्ट करता है, जो कि जिसको पता है कि तुम्हारी एप्लीकेशन रिएक्ट है और उसको बिल्ड करना है, और ये ऐसे स्टैटिक एसेट्स वगैरह सारे सर्व करने हैं, है ना। तो ये जो छोटा सा HTTP सर्वर है ना, ये क्या करेगा,
जब तुम्हारी एप्लीकेशन बिल्ड करेगा ना, तो जो बिल्ड वाला जावास्क्रिप्ट है उसको, ये देखो सर्वर तो तुम्हारा है, ठीक है, ये स्नोपैक डेव वाला, तो जब तुम ये वाला पाथ तुम्हारा जब ब्राउज़र हिट करता है नेटवर्क टैब में, यहाँ पर अगर, यार इस साइड रखता हूँ मैं, यहाँ पर अगर हम नेटवर्क्स में जाएं और एक बार इसको रीस्टार्ट कर दें, है ना, और इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, अब यहाँ पर जब मैं नेटवर्क्स में जा रहा हूँ तो JS में जाके ये मैंने देख लिया भाई, ये जो है डिस्ट इंडेक्स डॉट JS है ना, तो ये जो सर्वर है, ये वाला जो सर्वर है डिस्ट इंडेक्स डॉट JS, ये तो स्नोपैक डेव ही रन कर रहा है ना, तो उसके पास कंट्रोल है कि जब इस पाथ पे हिट होता है फाइल तो क्या करना है। तो इस सर्वर को ये पता है कि भाई मैंने ना कुछ चीज़ें मेमोरी में रख ली, मेमोरी मतलब रैम में रख ली, जो कि फाइल सिस्टम पे नहीं है। और क्यों रख ली? बिकॉज तुम्हारे हर सिंगल की स्ट्रोक पे देख रहे हो तुम सर्वर अपडेट होगा। इसमें हुआ नहीं, वैसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। वैसे क्यों नहीं हुआ वहाँ पर? अच्छा शायद वो कट करके दोबारा चलाई थी ना आप, इसलिए। तो यहाँ पर देख रहे हो तुम, तुम्हारे हर की स्ट्रोक पे ये रिफ्रेश हो रहा है। तो फाइल सिस्टम पे राइट करना और दोबारा उसको फिर सर्व करना वो स्लो प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हार्ड डिस्क इनहेरेंटली रैम से स्लो है। ज़्यादा मैं कंप्यूटर साइंस में आ जाऊँगा नहीं, बट ये समझ लेना कि इससे कंफ्यूज मत होना कि ये जो अंडरस्कोर डिस्ट और इंडेक्स जो .js जो तुम्हें दिख रहा है वो तो यहाँ है ही नहीं, है ना। वो यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि वो रैम से सर्व हो रहा है डायरेक्ट। जब तुम प्रोडक्शन बिल्ड बनाओगे, जब तुम डिप्लॉय करोगे इसको ऑनलाइन, तो वो होगा, है ना, वो होगा वहाँ पर, उसकी टेंशन मत लेना। क्योंकि प्रोडक्शन पे तुम स्टैटिक साइज एसेट्स ऑल चलो ठीक है, उसके लिए भी कैशिंग वगैरह होती है मेमोरी से, बट चलो वो छोड़ो। ये मान लो अभी प्रोडक्शन बिल्ड बनाओगे तो ये चीज़ होगी, ठीक है भाई। थोड़ा इधर उधर की बातें हो गई, मेटा बातें हो गई। अब आते हैं index.html पे ऑब्वियसली, और उसके बाद इसमें इस फाइल में तो हम घुस नहीं सकते क्योंकि मैंने तुम्हें बोल दिया ये मेमोरी में है ना। तो ये फाइल क्या है एग्जैक्टली, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये फाइल जो है, ये जो रिक्वेस्ट है, अगर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स में जाऊँ तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना तो ये थोड़ा बिल्ड वर्जन है, बिल्ड वाली चीज़ें हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो ये चीज़ें, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ठीक है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट तो चलो छोड़ो, ये देखो इम्पोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप डॉट JS। तो इन छोटी मोटी चीज़ों को अगर तुम याद रखो और तुम यहाँ पर जाओ index.js में, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये तो सेम चीज़ है ना। क्योंकि ये देखो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर यहाँ पर भी है, कुछ कुछ लिखा हुआ है ऐसा, ये यहाँ पर भी है ना। और ये देख लो index.app.js का इम्पोर्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये कुछ index.csx प्रॉक्सी टाइप भी हो रही है चीज़ें यहाँ पर, है ना। तो बेसिकली हमने ये मान लिया कि ये जो फाइल है वो यही फाइल है, सॉर्ट ऑफ। तो अब हो क्या रहा है? पहली चीज़, ये जो इम्पोर्ट सिंटैक्स है, इससे तुम आई होप कि तुम फेमिलियर हो। अगर नहीं हो तो ES6 इम्पोर्ट पे एक वीडियो बना दूंगा मैं, हिंदी में ही बढ़िया, उसको देख लेना, ठीक है। या फिर इंग्लिश वाली अभी लिंक कर दूंगा, अभी एक इंग्लिश में मेरी वीडियो है, क्रैश कोर्स ES6 इम्पोर्ट, वो देख लो अगर कंफर्टेबल हो। तो इम्पोर्ट सिंटैक्स से तुम बेसिकली पहली चीज़ रिएक्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हो, फिर रिएक्ट डॉम इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों भाई? क्योंकि रिएक्ट जो लाइब्रेरी है ना, इसेंशली वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। मैं ज़्यादा अभी इसमें जाऊँगा नहीं। एक होता है रिकनसाइलर और एक होता है रेंडरर। ये जो रिएक्ट जो लाइब्रेरी है ना, इसके अंदर रिकनसाइलर लिखा हुआ है रिएक्ट का, और ये जो रिएक्ट डॉम है ये रेंडरर है। रेंडरर क्या होता है? जिसका काम है तुम्हारा रिएक्ट का वर्चुअल डॉम ट्री स्क्रीन पे दिखाना। कंफ्यूज हो रहे होगे, छोड़ दूंगा मैं यहीं पर, ठीक है। इसमें नहीं जाएंगे, ये इंटरमीडिएट और एडवांस कोर्स की बातें हैं, अभी इनको डिस्कस नहीं करूंगा। अभी बस ये मान लो कि ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं रिएक्ट में, ठीक है। ऐप जो है, app.js वाली जो फाइल है, हाँ ये जो चीज़ है ये तुमने लिखनी है अब। और फाइनली import index.css जो है वो तो अपना रेगुलर CSS फाइल है, ठीक है। यहाँ पर तुम कुछ भी कर लो, बैकग्राउंड भले ही ब्लैक लगा लो, वैसे चलेगा नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड कुछ और लगा हुआ है ऑलरेडी, है ना, कहीं और से। तो अगर ये यहाँ का बैकग्राउंड मैं हटा दूँ तो बॉडी वाला आ जाएगा ब्लैक, है ना।
ठीक है, तो ये अपना रेगुलर CSS हो गया, ये तो हमने देख लिया। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पर, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर क्या चीज़ है। तो क्या होता है, रिएक्ट जब तुम यूज़ करते हो ना, तो रिएक्ट कहता है भाई मेरे को ना एक एलिमेंट दे दे, मेरे को तेरे से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तेरे से पेज पे सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए। और तू उस एलिमेंट का क्या करेगा, उस एलिमेंट को रिएक्ट पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। और कहाँ पर है वो एक एलिमेंट, ये index.html पेज पे है ना। तो रिएक्ट कहता है भाई मेरे को अपने index.html पेज पे ना सिर्फ एक एलिमेंट दे दे, कोई भी उठा के दे दे जो तेरी मन। तो हमने कहा भाई ये मैं डिवाइडी रूट बना रहा हूँ एक बॉडी के अंदर, तू ये ले ले, कंट्रोल कर ले। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये रिएक्ट का रूट हो जाता है एकदम, पहला एलिमेंट जिससे रिएक्ट अपना ट्री बनाना शुरू करेगा। ट्री मतलब हायरार्की, तुम्हारे पेज की हायरार्की। क्योंकि HTML भी जब तुम देखो, अगर देखो, जब हमने ये बात करी हुई ऑलरेडी, HTML एक क्या है, एक ट्री रिप्रेजेंटेशन बन सकती है ना, कि तुमने HTML बनाया, फिर ये हेड बनाया, ठीक है, इसमें ये मेटा बनाए, तो क्या है, ये रूट नोड हो गई, इसका ये चाइल्ड हो गया हेड, फिर मेटा जो है हेड का चाइल्ड हो गया, तो मतलब HTML इसका ग्रैंड पेरेंट हो गया। तो समझ रहे हो, ऐसे हायरार्की बनी हुई है। सिमिलरली रिएक्ट में जो एक एलिमेंट जो है वो तुम्हारा रूट हो जाएगा रिएक्ट का पूरे ट्री का, जो रिएक्ट अपनी हायरार्की फिर बनाएगा और डॉम को कंट्रोल करेगा, है ना। तो रिएक्ट ने क्या बोला, भाई मेरे को एक एलिमेंट दे दे, मेरे को नहीं पता। अब टेक्निकली तुम ऐसा भी कर सकते हो, इसको जो है ना, इसको 5 डिव के अंदर रख दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम ये चीज़ कर दो। बट क्या सीन है कि जैसी तुमने ये चीज़ करी ना, और तुमने बोला रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, जो भी तुम्हारा कंपोनेंट है यहाँ पर, और ये चीज़ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, ये मतलब तुमने एक जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट पकड़ा दिया उसको। अब भैया जी इस एलिमेंट के बाहर रिएक्ट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रिएक्ट का जो ट्री बनेगा, जो सारी चीज़ें होंगी, वो इस एलिमेंट के अंदर ही होंगी। और इस एलिमेंट के अंदर अगर तुमने कुछ कर रखा है तो रिएक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिएक्ट उठा के कचरे में फेंक देगा वो, ठीक है। क्योंकि रिएक्ट ने कहा भाई एक एलिमेंट चाहिए, देना तो ढंग से दे, नहीं तो मत दे, मतलब यूज़ ही मत करो फिर रिएक्ट। तो रिएक्ट क्या कह रहा है कि भाई मेरे को एलिमेंट चाहिए और इसके अंदर तू मत देखियो, अब HTML से मत देखियो। HTML जावास्क्रिप्ट जो वनीला जावास्क्रिप्ट है ना, मतलब ऐसी जावास्क्रिप्ट जो रिएक्टिव वे में नहीं लिखी तुमने। तो रिएक्ट कह रहा है कि अगर तूने इसके अंदर देखा जावास्क्रिप्ट या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर के कुछ, कि क्वेरी सेलेक्टर और ये सब कर दिया, तो भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो बना हुआ है ना, कि मैं तो तेरे को बढ़िया साइट बना के दूंगा, वो मैं तोड़ दूंगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, पहली चीज़ जो एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी है, बहुत लोग नहीं बताते, कि जो एलिमेंट रिएक्ट कंट्रोल कर रहा है उसको कभी ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट मेथड्स से मैन्युपुलेट मत करना। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करके तुमने नोड वोड उड़ाने शुरू कर दिया, अगर वो करने लग गए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी रिएक्ट को। क्योंकि उसके भी रीज़न है, क्योंकि रिएक्ट एक इंटरनल स्टेट मेंटेन रखता है अपनी। ये तुम्हें जो पेज पे दिख रहा है वो तो देख ही रहा है, बट रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में भी एक स्टेट मेंटेन रखता है, उसको वर्चुअल डॉम कहते हैं। तो उस पर आएंगे थोड़ा बाद में, लेकिन ये समझो पहली चीज़, ठीक है। तो तुमने पकड़ा दिया एलिमेंट, क्या बोलते हैं यहाँ पर, इस रिएक्ट को। अब ये रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड अभी छोड़ दो, भले ही इसके बिना भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्ट्रिक्ट मोड थोड़े से वो कर देता है, ऑब्वियसली पता चल ही रहा होगा तुम्हें कि स्ट्रिक्ट कर देता है वैलिडेशंस वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये भी सही चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब पहली चीज़ क्या है, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, कि एक कंपोनेंट जो तुम्हें रेंडर करना है। अब भाइयों रिएक्ट में ये चीज़ याद रखना कि कंपोनेंट जो है वो 2 चीज़ें हैं रिएक्ट में, या तो एक क्लास है या फिर एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा रिएक्ट के कुछ मैं टर्मिनोलॉजीज तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पर तुम्हें मदद मिल जाएगी थोड़ी। कंपोनेंट एक, ठीक है, वो क्या है, और मतलब ऐसे कर लेते हैं कि रिएक्ट वर्ल्ड और फिर जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड। तो कंपोनेंट जो रिएक्ट में है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है या फिर एक क्लास है, ठीक है। एक क्लास, चलो छोड़ो, फंक्शन और क्लास ही लिख लेते हैं अभी। इसके बाद रिएक्ट वर्ल्ड में एक JSX एलिमेंट होती है एक चीज़, ठीक है। अब JSX एलिमेंट क्या चीज़ है रिएक्ट में, वो जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में नल वैल्यू है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है
वो मैं तुम्हें बताता हूँ, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये बताता हूँ मैं कि क्या सीन है इसका। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। मेरे ख्याल से यार एक दो चीज़ें और हो सकती है, मैं इतना श्योर, मेरे को इतना याद नहीं है एनालॉजी 1-on-1, बट मोर और लेस तुम्हें यही चीज़ पता होगी। और टर्मिनोलॉजी मैं कुछ रिएक्ट की सोच पा रहा हूँ, अभी तो नहीं सोच पा रहा। तो इन्हीं दो पे फोकस करते हैं। पहली चीज़ कंपोनेंट। अब ये जो तुम ऐप देखोगे ना, अगर इस ऐप फाइल को खोलोगे, हाँ भाई, तो ये देखो भाई, सिंपल, सब कुछ छोड़ दो, ऊपर नीचे का सब छोड़ दो, सिर्फ ये देखो कि ये जो फंक्शन ऐप जो है ना, ये रेगुलर अपना जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर वही है, मतलब सेम चीज़ है। JSX एलिमेंट जो है ना, वो तुम्हारा नल, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, बूलियन तो नहीं मेरे ख्याल से, या मेरे ख्याल से नहीं है, नंबर और स्ट्रिंग वगैरह ही है, बूलियन नहीं होता, देख लेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन जो है अपना रेगुलर, एकदम रेगुलर फंक्शन है, कोई भी ऐसा कुछ सिंटैक्टिक शुगर टाइप नहीं है, कुछ नहीं है ड्रामा, ऐसा रेगुलर फंक्शन है। उसके बाद जो रिटर्न हो रहा है ना इस फंक्शन से, वो तुम्हें बड़ा गजब लग सकता है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिख दूँ ना, रिटर्न हेलो वर्ल्ड, और यार बॉडी को वाइट कर देते हैं क्योंकि वही दिक्कत है, नहीं तो टेक्स्ट को ही हिलाना पड़ेगा, है ना। तो ये देख लो भाइयों और बहनों, जो भी है तो ये देख लो कि तुम्हारा हेलो वर्ल्ड आ गया स्क्रीन पे, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या कि तुम्हारा रिएक्ट, ये जो फंक्शन हमने बनाया, इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया, इसको यहाँ पर इंपोर्ट करा। तो रिएक्ट में जो भी फंक्शन है ना, वो एक कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट को तुम रेंडर कैसे कर सकते हो, ऐसा सिंटैक्स यूज़ करके। अब गौर देना इस बात पे, थोड़ा गौर फरमाना कि ये जो सिंटैक्स है ना, ये फर्जी है, ठीक है। अगर तुमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो तुम्हें पता है कि ऐसा सिंटैक्स एरर है जावास्क्रिप्ट की फाइल में, लेकिन रिएक्ट में चल जाता है, क्योंकि इसका देखो, जावास्क्रिप्ट में तो कोई सेंस ही नहीं है ना इस चीज़ का। ये तो ऐसा लग रहा है HTML लिख दिया जावास्क्रिप्ट में, जो कि एग्जैक्टली है जो हम कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें जान के हैरानी होगी कि ये जो चीज़ है ना, ये आंखों का धोखा है। ये आंखों का धोखा क्यों है? क्योंकि तुम्हारा ब्राउज़र जो है ना, वो ये चीज़ कभी नहीं देखता जब वो जावास्क्रिप्ट रन कर रहा है। वो पता है क्या देखता है? यहाँ दिखाता हूँ। वो देखता है index.js, हमने ये जो खोली ना फाइल, वो देखता है ये चीज़ react.render, ये तो हमें भी पता है यहाँ पर, लेकिन उसको दिख रही है भैया ये चीज़, देख रहे हो, react.create element ऐप और नल, और हमें क्या दिख रहा है, ये बढ़िया सा एक HTML एलिमेंट। तो भाई ये क्या हुआ? अब देखो भाई, ये हुआ ये कि तुम्हारी ये जो फाइल है ना, तुम्हारी ये जो फाइल है ब्राउज़र पे जाने से पहले इस सर्वर के थ्रू जा रही है ना। और ये सर्वर जो है ना, ये सर्वर एक चीज़ को, इसको बोलते हैं कॉल्ड बेबल, ठीक है। बेबल जो है एक ट्रांसपाइलर है जावास्क्रिप्ट में, जो कि क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर मान लो, जो कि क्या करेगा, तुम्हारे कोड को स्कैन करेगा, और इस केस का ही बता रहा हूँ सिर्फ, और जहाँ जहाँ उसको ऐसे दिखेगा ना कि यार तुमने HTML सॉर्ट ऑफ चीज़ें लिखी हुई हैं जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में, तो उसको वो react.create एलिमेंट के रेलेवेंट कॉल्स से रिप्लेस कर देगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एग्जैक्टली जैसे तुमने ऐप ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर सपोज मैं ऐसे करूँ, कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू ऐप, ठीक है, और यहाँ पर एलिमेंट पास करूँ, तो ये भी बराबर बात है, ठीक है, बिल्कुल बराबर बात है। लेकिन बेबल क्या करेगा? बेबल कहेगा कि हटाओ इसको, मैं लिख रहा हूँ react.create एलिमेंट ऐप और नल, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम इसको देखो रिफ्रेश करके, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ दोबारा दिख रहा है तुम्हें। तो इसका मतलब कि ये जो चीज़ है और जो पहले ऐप लिखा हुआ था वो इक्विवेलेंट है। तो भाई तुम पूछोगे कि हम ऐसे क्यों नहीं लिख रहे? भाई अब तुम ही खुद ही बता दो कि ये तुम्हें ईजी लग रहा है या फिर ऐसे ऐप ईजी लग रहा है लिखना। और जब तुम और कंपोनेंट्स लिखोगे ना भारी भारी, जिसमें प्रॉप्स ही जा रहे हैं, चिल्ड्रन भी जा रहे हैं, तो ये बढ़ता जाएगा, फंक्शनल कॉल टाइप बनता जाएगा, है ना। तो JSX ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। शायद मैंने अब बताया ही नहीं तुम्हें रिएक्ट वर्ल्ड बताते हुए, बट चलो ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये जो सिंटैक्स है ऐप ऐसे जो मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, JSX एलिमेंट, ठीक है। ये एक सिंगल एलिमेंट है, और ये क्या चीज़ में ट्रांसपाइल हो जाता है? ये react.create एलिमेंट। अब react.create एलिमेंट तो फंक्शनल कॉल लग रही है, बढ़िया, है ना। तो ये अपना रेगुलर जावास्क्रिप्ट है जो कि एक फंक्शन ही एक्सेप्ट कर रहा है।
तो ये देख लो तुम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन हो गया, है ना। अब जब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो समझ जाओगे अब तुम, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, चलो देखते हैं अगर app.jsx फाइल मिल जाए हमें यहाँ पर। ये लो भाई, मिल गई शायद, देखते हैं। नहीं, ये तो पुरानी है ना। रिफ्रेश मार लेते हैं एक बार, app.js फाइल, और ये देख लो भाई, ये देख लो, इसको मैं उठा ही लेता हूँ, बढ़िया, तुम्हें समझ भी आएगा। तो ये जो सिंटैक्स है ना, ये जो चीज़, ये जो लाइनें हैं और ये जो लाइनें हैं, कॉन्स्ट एलिमेंट बना लेते हैं ऐसे एक। ये जो कचरा मैंने लिखा है, भले ही ये कमेंट्स वगैरह हटा दो अगर तुम्हें लग रहा हो इससे नुकसान हो रहा है थोड़ा, है ना। तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है और ये जो चीज़ मैंने लिखी है बराबर है। तो अब तुम समझ पा रहे हो कि यहाँ पर अगर तुम्हें डिव क्लास नेम ऐप बनाना है तो यहाँ पर तुम्हें अगर JSX नहीं यूज़ करना तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, react.createElement div, और फिर सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो होगा उसका वो होगा प्रॉप्स। उस पर आते हैं अभी, प्रॉप्स क्या है, लेकिन ऐसे लिखना पड़ेगा। और फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा उसका चिल्ड्रन, है ना। तो ये समझ रहे हो, नेस्ट होता जा रहा है मामला। तो ये देखने में भी बहुत अगली है और मेंटेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तो इसीलिए JSX बना दिया डेवलपर्स ने, ठीक है। रिएक्ट गॉड्स जो है उन्होंने कहा, रिएक्ट ने तो नहीं बनाया शायद JSX, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। JSX एक इंडिपेंडेंट सी चीज़ है, लेकिन रिएक्ट यूज़ करता है उसको हेविली। तो ये हो गई थोड़ी JSX की कहानी, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई बढ़िया से रिएक्ट के कंपोनेंट पे ही। अब यहाँ पर तुम्हें ये समझ आ गया होगा पहली चीज़ कि रिएक्ट का कंपोनेंट जो है वो फंक्शन या फिर क्लास है। क्लास जो है वो डेप्रीकेटेड है। डेप्रीकेटेड मैं बोल रहा हूँ, मेरे को इस बात पे जूते भी पड़ सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बोलूँगा कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स डेप्रीकेटेड ही मान लो, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट्स ही फ्यूचर है अब, ठीक है। क्लास की बात कर लेंगे थोड़ा अगर ज़्यादा तुम लोग इंटरेस्ट दिखाओगे कमेंट्स वगैरह में, लेकिन फंक्शनल पे ही फोकस करो नई चीज़ें सीखने में, हुक्स, फंक्शनल, इन सब पे फोकस करो। क्लास के पीछे ज़्यादा मत भागो, अंधा कंटेंट मिल जाएगा तुम्हें यूट्यूब पे भी क्लास का, और सब खराब होने वाला है अगले 2-3 साल में, क्योंकि फंक्शनल ही फ्यूचर है। उस पर ही रिएक्ट की कोर टीम अच्छे से दबा के काम कर रही है। क्लास वाले अब सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस मोड में चले गए हैं, ठीक है। तो भाई क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, फंक्शनल पे आ जाते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट पे आ जाते हैं। तो पहली चीज़ तो तुम देख रहे हो कि तुम्हें इस कंपोनेंट से कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है ना। अब हमने बात कर लिया कि भैया जी अगर मैं यहाँ पर 100 लिख दूँ तो वो भी बढ़िया पार्स हो जाएगा कंपोनेंट की तरह। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, और भाई क्या सीन, है ना। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ये भी पास हो जाएगा, एकदम पार्स हो जाएगा कंपोनेंट की तरह, ठीक है। तो ये जो रिटर्न वैल्यूज़ हो रही है ना, ये सॉर्ट ऑफ तुम्हें एक JSX एलिमेंट रिटर्न करना है, ठीक है। अब JSX एलिमेंट, एक तो मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर तुम ऐसे सिंटैक्स लिखोगे कुछ भी, JSX एलिमेंट, तो ये अपने आप अपना react.create एलिमेंट वगैरह बन के हो जाएगा, है ना। तो ये सीन है, ठीक है, ये ऐसे बन जाएंगी चीज़ें। तो अगर तुमने इस कंपोनेंट से कुछ रिटर्न नहीं करा तो क्या होगा, तो वो एरर है आइडली, ठीक है। वो रिएक्ट वर्ल्ड में एरर है। तुम्हारा रिएक्ट का फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन एक JSX एलिमेंट रिटर्न करता है रिएक्ट में, तो तुम उसको एक कंपोनेंट बोल सकते हो। एंड वाइसा वर्सा, अगर तुम किसी फंक्शन को एक कंपोनेंट बोल रहे हो तो उसको एक JSX एलिमेंट रिटर्न करना ही करना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या हो जाएगी, नेक्स्ट चीज़ हो जाएगी प्रॉप्स की। थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, हेलो भाई फ्रॉम हिंदी चैनल। हेलो भाई हो गया है तो हेलो भाई ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अंग्रेज़ों को कंफ्यूज करते हैं थोड़ा, अगर कोई अंग्रेज़ फॉलो करना चाह रहा है तो उसको समझ नहीं आएगा आपसे कोड भी ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या सीन है कि अब हमें जानना है प्रॉप्स के बारे में। तो प्रॉप्स क्या चीज़ है, प्रॉप्स ऐसी चीज़ है जो कि कंपोनेंट को एडिशनल डेटा देगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जैसे ऐप मैं मान रहा हूँ इसको ऐप, और चैनल बोल रहा हूँ कि कोड्डैम हिंदी या फिर मेहुल मोहन, ठीक है। तो ये मैंने एक प्रॉप पास कर दी इसको,
अब अगर तुम इसको देख पाओ तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा तुम्हें, किससे? एट्रीब्यूट से, है ना, एट्रीब्यूट वैल्यू से, जो HTML में हम करते हैं कि यार भाई ये मेटा नेम बना दिया, ठीक है, ये div id बना दिया, ये सेम ही तो है, लेजिट सेम है अभी के लिए तो, है ना, लेजिट सेम है, सेम चीज़ है। तो JSX में क्या है, JSX में और रिएक्ट वर्ल्ड में ये एक तरीका है डेटा पास करने का। HTML वर्ल्ड में क्या होता है, ये एक तरीका होता है ब्राउज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन देने का या फिर कुछ टेम्परेरी डेटा रखने का, है ना। अगर तुमने जैसे div id रूट बनाया यहाँ पर और pv यूज़ करा कुछ, है ना, तो क्या सीन है कि इस वाले p को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता यूजुअली रूट से, है ना, इवन दो तुम CSS वगैरह में कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन रिएक्ट वर्ल्ड में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से तुम्हें सोचना पड़ेगा यहाँ पर। रिएक्ट में जब तुम ऐसे कंपोनेंट कॉल कर रहे हो ना और तुम्हारा खुद का कस्टम कंपोनेंट है, तो पहली चीज़ तो क्या कि इस कंपोनेंट की तुम एक डेफिनेशन लिखोगे ऑब्वियसली, तो वो जो कंपोनेंट है वो फिर सब कंपोनेंट में बना होगा और फिर एट दी एंड होगा तो HTML ही कुछ ना कुछ। लेकिन इन कस्टम कंपोनेंट्स में जो तुम ये डेटा पास करते जा रहे हो, यार ये सब बंद करो यार, इतना सब खुला हुआ है। ये जो कस्टम कंपोनेंट्स में जो तुम डेटा पास करते जा रहे हो, ये तुम भाई एक्सेस कर सकते हो इस कंपोनेंट में, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉप्स एक्सेप्ट करा, एक आर्ग्यूमेंट, और मैंने यहाँ बोल दिया कि डेटा जो है मेरा वो हो गया प्रॉप्स डॉट, क्या है नाम इसका, चैनल, है ना, चैनल हो गया यहाँ पर। और मैंने यहाँ बोल दिया कि console log डेटा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम गए, console में गए, रिफ्रेश मारा, ठीक है, और वो SDF पकड़ पाए तुम? अगर तुम समझदार हो गए थोड़ा सा तो पकड़ लोगे क्या हुआ। ये पता क्या हुआ, ये हुआ कि तुम्हारा जब पेज लोड हुआ ना, तो ये वाला टैग था तब ब्राउज़र के पास, लेकिन जब तुम्हारा पेज लोड हुआ और रिएक्ट डाउनलोड हुआ तो रिएक्ट ने उड़ा दिया कि भाई अब तो ये मेरा इलाका है रूट वाला। तो चलो ये बात तो कर चुके हैं वैसे, बट ठीक है। तो ये देख रहे हो, हेलो भाई फ्रॉम हिंदी चैनल, और यहाँ पर हमें आ गया कोड डैम हिंदी / मेहुल मोहन कॉन्सोल में। कैसे आ गया भाई, क्योंकि हमने यहाँ पर ये पास करा ऐप कंपोनेंट, यहाँ पर एक चैनल प्रॉप बनाई, इसमें डेटा पास करा, और यहाँ पर ऐप में उठा लिया प्रॉप्स डॉट चैनल करके। तो इससे क्या याद रखोगे तुम बात, इससे ये बात याद रखोगे कि ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, यहाँ पर अगर सपोज तुमने बनाया एट्रीब्यूट 2 और इसको वैल्यू दे दी कुछ मेहुल, तो यहाँ पर जितने भी तुम प्रॉप्स पास कर रहे हो, जितने भी तुम HTML जैसे एट्रीब्यूट्स पास कर रहे हो, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह आते हैं यहाँ पर प्रॉप्स। मतलब ये तो मैंने नाम दे दिया, इसको तुम भले ही कुछ भी दे दो, मेहुल दे दो भले ही इसको तुम नाम, या मेहुल तो प्रॉप भी है एक, इसको दे दो मेरे कुछ कस्टम एट्रीब्यूट, है ना। तो यहाँ पर तुम मेरे कुछ कस्टम एट्रीब्यूट से चैनल भी उठा लोगे, और फिर डेटा 2 में सपोज ये भी उठा लिया मेहुल, ठीक है। तो डॉट मेहुल क्या होगा, नहीं मेहुल नहीं, एट्रीब्यूट 2, है ना। तो डेटा 2 अगर मैं अब console log करूँ इसके साथ, और यहाँ पर जाके थोड़ा रिफ्रेश पे लूँ, तो ये देख लोगे तुम कोड डैम हिंदी मेहुल मोहन, और फिर यहाँ पर एक मेहुल भी आ गया, ठीक है। तो प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स एक तरीका है डेटा पास करने का फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, जो कि उसका चाइल्ड कंपोनेंट है। तो यहाँ पर सपोज मैं एक और फाइल बनाता हूँ कि h1 नेम, ठीक है, .jsx। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ कि h1 नेम इज़ अ रिएक्ट कंपोनेंट, तो ये फंक्शन होगा एक, और मैं बोल दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट h1 नेम, ठीक है। और मैंने यहाँ बोल दिया रिटर्न h1 प्रॉप्स h1। अब एक बात और दिखा देते हैं कि यहाँ पर भाई तुम कॉन्कैटिनेट कैसे करोगे अगर तुम्हें प्रॉप कुछ दिखाना है। तो उसके लिए क्या होता है, ये वाला सिंटैक्स यूज़ होता है, करली ब्रेसेस JSX में, और यहाँ पर तुम वेरिएबल लिखना शुरू कर दो, ठीक है। मैं अभी थोड़ा और डेप्थ में जाता हूँ, बट ये थोड़ा सा एग्जाम्पल बना लेते हैं पहले। तो एग्जाम्पल बना लिया। अब ये h1 नेम जो कंपोनेंट है ना, इसको मैं app.jsx में यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैंने बना दिया कुछ इंट्रो, या एक डिव बना लेते हैं इंस्टेड ऑफ p, है ना। यहाँ मैंने बोल दिया कुछ बोरिंग इंट्रो, और यहाँ मैंने बोल दिया h1 नेम और
देख रहे हो यहाँ पर टाइटल एक्सेस करा है मैंने, तो टाइटल की तरह भेजते हैं कुछ टाइटल हेडिंग टाइप, है ना, और ऐसे क्लोज कर दिया। अच्छा एक चीज़ और रिएक्ट में फटाफट से याद रखना कि हर कंपोनेंट क्लोजिंग कंपोनेंट होता है, मतलब सेल्फ क्लोजिंग कोई कंपोनेंट नहीं होता। जैसे इमेज टैग और BR टैग HTML में तुम बढ़िया चिल करके यूज़ कर लेते हो ना, रिएक्ट में एवरी सिंगल कंपोनेंट विल एंड, ठीक है, या तो ऐसे या फिर ऐसे, तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी एंड करो, जैसे मर्जी एंड करो। ये दोनों चीज़ें अगर चिल्ड्रन पास नहीं कर रहे तो इक्विवेलेंट है। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, छोटा है ये, ठीक है। तो ये हो गया। और अब क्या है, अब दिक्कत क्या हो रही है, अब दिक्कत ये हो रही है यहाँ पर, अगर तुम देख पाओ एरर्स में आ रहा होगा, दिक्कत ये हो रही है कि H1 नेम जो है भाईजान वो तो डिफाइंड ही नहीं है ना। तो इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से भाई, यहाँ से, क्योंकि सेम डायरेक्टरी में है, क्या दिक्कत है फिर तो ये देखो अब कुछ टाइटल हेडिंग टाइप आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसको मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ फटाफट, और इसको मैं बोलूँगा कि मेहुल भैया बेस्ट या फिर coddam.com भी बेस्ट, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे को एक बार तो कोड लिखना पड़ा उसका H1 नेम का, लेकिन मैं उसको रिपीटेडली यूज़ कर पा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट टाइप्स में। और यहाँ पर आ जाते हैं कि ये क्या चीज़ करी है मैंने, पहली चीज़ तो भाई JSX में और रिएक्ट में क्या चीज़ है कि अगर तुम्हें यहाँ पर वेरिएबल आउटपुट चाहिए, कुछ वेरिएबल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो तुम यहाँ पर ये करली ब्रेस लगाओगे एक, और वेरिएबल का नाम लिख दोगे। अब इसको समझने का बेस्ट तरीका ये है कि तुम इसका सोर्स कोड देखो और मैं तुम्हें समझाऊं कि हो क्या रहा है। तो चलो आ जाते हैं यहाँ पर, नेटवर्क में जाते हैं, यहाँ पर ढूंढेंगे H1 नेम को, ठीक है। H1 नेम की ये जो फाइल है ना, इसमें अगर तुम ये चीज़ देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आ रहा है react.createElement H1 null और props.title। तो ये तो वो हो गया कि props.title तुम्हारा चिल्ड्रन है, ठीक है। react.createElement का क्या सिंटैक्स होता है, पहला चीज़ जो एक्चुअल एलिमेंट है रेंडर करने वाला, ठीक है। अगर वो स्ट्रिंग है दैट मीन्स कि हम डॉम का एलिमेंट डायरेक्टली रेंडर कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रिंग नहीं है तो वो फंक्शन या फिर क्लास होगा, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब कि हम डॉम एलिमेंट कर रहे हैं रेंडर, और अगर स्ट्रिंग नहीं है तो उसको फंक्शन या फिर क्लास होना ही पड़ेगा। नल यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये प्रॉप है। प्रॉप में अब मैंने H1 में तो कुछ दिया नहीं, अगर सपोज H1 में मैं दे देता हूँ डेटा टेस्ट इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, अपना रेगुलर HTML। तो यहाँ पर अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा और h1.name वाले फाइल को खोलेंगे, तो यहाँ पर तुम देख पाओगे बहुत ही आसानी से कि यहाँ पर देखो सेकेंड आर्ग्यूमेंट में अब नल की जगह ये चीज़ आ गई, ठीक। और थर्ड आर्ग्यूमेंट अपना चिल्ड्रन है ही, तो वो अभी सिंगल चिल्ड्रन है, इसलिए props.title दे दिया। तो H1 वाला पार्ट तो सॉर्ट है, लेकिन app.jsx में क्या हो रहा है। app.jsx में अगर तुम देखो, app.jsx में अगर तुम देखो तो यहाँ पर जब तुम जाओगे ना, एक सेकेंड, यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पर तुमने क्रिएट एलिमेंट डिव करा। अब डिव में कोई प्रॉप नहीं जा रहा, लेकिन डिव में एक टाइटल वो जा रहा है, नहीं गलत हो गया थोड़ा। डिव में हमने ये P बनाया चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड बनाया हमने H1 नेम वाला, और ये जो H1 नेम वाली जो चीज़ है इसमें जा रहा है एक प्रॉप टाइटल। सही बात, बिल्कुल सही बात। लेकिन तुम ये देख पा रहे हो कि ये जो प्रॉप जो पास हो रही है ये एज एन ऑब्जेक्ट हो रही है, जो कि हमने पहले भी बात करी है ना। ये जो प्रॉप्स पास हो रही हैं ये एज एन ऑब्जेक्ट हो रही है। क्या तुम ये बात देख पा रहे हो। तो इसका मतलब तुम ये समझ रहे हो कि अगर ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है ही, तो मैं प्रॉप में स्ट्रिंग के अलावा भी बहुत चीज़ें पास कर सकता हूँ। इनफैक्ट तुम प्रॉप में कुछ भी वो पास कर सकते हो जो कि तुम एक ऑब्जेक्ट में लिख सकते हो, समझ रहे हो। अब ये कुछ भी हो सकता है, नंबर्स, बूलियंस, फंक्शंस, कुछ भी उठा के भेज दो। इसका मतलब तुम ये भी कर सकते हो कि prop2 इज इक्वल टू, यहाँ पर अब तुम एक नंबर दे सकते हो, बट तुम एक नंबर कैसे दोगे, अगेन तुम JSX का एक्सप्रेशन यूज़ करोगे। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर अगर तुम्हें नंबर देना है तो ये 100 हो गया सपोज करो, ठीक है। और यहाँ पर अब अगर तुम रिफ्रेश करके देखोगे app.jsx को, तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि ये prop2 एज अ नंबर जा रही है। अगर तुम इसको स्ट्रिंग दे देते हैं ऐसे टिपिकल, तो तुम्हें पता है कि वो एज अ स्ट्रिंग ही आता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आया हुआ है ना।
लेकिन अगर तुमने इसको JSX के अंदर दिया, ऐसे कर्ली ब्रेसेस JSX वाले एक्सप्रेशन को बोलते हैं, अगर तुमने इसको ऐसे दिया तो ये फिर बढ़िया वैसा ही सेम टाइप में जाएगा। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक फंक्शन पास कर रहा हूँ जो कि 100 रिटर्न कर रहा है। ये देख रहे हो क्या बढ़िया चीज़ लिखी है मैंने, एनोनिमस फंक्शन है जो कि एक 100 रिटर्न कर रहा है वैल्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे कि prop2 जो है वो ट्रांसपाइल कैसे हुआ है कि ये एक फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या कि अगर यहाँ पर मैं सपोज prop2 यहाँ पर लिख दूँ कि ये 200 दे रहा है ताकि कंसिस्टेंट रहे, और h1 नेम में जाके सपोज मैंने ये कर दिया props टाइटल और एक बार लगा के props.prop2। अब ये prop2 जो है ना ये फंक्शन है एक्चुअली, है ना, तो इसको हमने कॉल कर दिया। लो भाई देख रहे हो 100 और 200 आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि prop2 जो था वो एक पास्ट फंक्शन था इंस्टेड ऑफ एक स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही तुम नंबर, बूलियन, ऑब्जेक्ट, इवन ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो पास। कैसे करोगे, ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे सिंटैक्स जैसे है ना एक्सप्रेशन, इसके अंदर लिखना शुरू कर दो, क्या दिक्कत है। यहाँ मैंने लिख दिया कि नेम इज इक्वल टू समथिंग, क्योंकि तुम फंडामेंटली अगर ये समझ गए ना कि ये जो प्रॉप्स जो है ना ये आंखों का झोल है। प्रॉप्स क्या है, एक जस्ट एक ऑब्जेक्ट है जो कि पास हो रहा है एक फंक्शन कॉल में। ये सारी प्रॉप्स जो है एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक फंक्शन कॉल में पास हो रही है। कौन सा फंक्शन, ये h1 नेम वाला फंक्शन। तो यहाँ पर अब तुम देखो, तो यहाँ पर अगर हम इसको अब prop2 को एज एन ऑब्जेक्ट ले तो यहाँ पर prop2.name लिख दिया, तो ये देखो समथिंग और समथिंग एल्स आ गया, आने लग गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉप्स वाली चीज़। ठीक है, एक और चीज़ होती है वो होता है चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो है ना वो एक स्पेशल प्रॉप होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। अब ऑब्वियसली अगर इसी का एग्जांपल ले, यार एक टैग हटा देते हैं ठीक है, नहीं तो मेरे को दो एडिट करने पड़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ तो तुम कर ही सकते हो कि मैंने इसको एक चिल्ड्रन प्रॉपर्टी दी और यहाँ पर 100 लिख दिया, ऑल्दो तुम्हें ये रेगुलर ही लगेगा, है ना, और रेगुलर है भी ये, ट्रस्ट मी। तो यहाँ मैंने बोल दिया props.children, ठीक है, और पेज पे 100 आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये डिस्कस कर चुके हम, है ना। लेकिन 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 बहुत ही बड़ा लेकिन, तुम इस प्रॉपर्टी को अगर तुम ना यूज करो यहां पर तो तुम एक अच्छी चीज अनलॉक कर सकते हो। क्या चीज, वो ये चीज कि अगर तुम ये h1 नेम और h1 नेम ऐसे लिख रहे हो ना, तो तुम जो भी टैग्स, जो भी डेटा, कुछ भी यहां पर डंप करोगे, सपोज तुमने p हेलो वर्ल्ड लिखा यहां पर, तो यहां पर तुम जो भी लिख रहे हो ना इन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में, वो भी एक प्रॉप की तरह जाएगा एज अ चिल्ड्रन प्रॉप। ठीक है, क्या मतलब भाई, इसका ये मतलब कि जैसे मैंने props.children यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है और फॉर सम रीज़न ये आया नहीं, तो रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखो, ये जो p हेलो वर्ल्ड आ रहा है ना, ये h1 हटा देते हैं, इसको बस div कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये div, ये जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, इसमें क्या सीन हो रहा है, इसमें ये चीज़ हो रही है कि ये जो चीज़ है ये props.children की तरह पास हुई है। अगर मैं अब इसको h1 कर दूं तो तुम देखोगे कि यहाँ पर ये h1 हेलो वर्ल्ड आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो चिल्ड्रन प्रॉप जो है, अब अगर तुम यहाँ पर भी चिल्ड्रन दो तो क्या होगा, तो भैया फिर तो कलेश हो जाएंगे। सपोज तुमने यहाँ पर दे दिया 1 2 3 4 5, है ना, तो यहाँ पर अगर तुमने चिल्ड्रन दे दिया तो रिएक्ट भैया बहुत दुखी हो जाएगा। वो कहेगा कि, क्या कहेगा वो, देख लेते हैं एक बार। वो कुछ कह नहीं रहा, वो पता क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि हमने ना यहाँ से react.strict mode हटा दिया था, क्योंकि थोड़ी सी गलती हो गई थी। react.strict mode अगर हम यहाँ रखें ना तो तुम्हें वही पता चलने लग जाएंगी चीज़ें, या नहीं, मे बी नॉट, कॉन्सोल में ही आएंगी चीज़ें। फिर रिफ्रेश करके देखते हैं, कॉन्सोल में भी नहीं आ रही भाई, बहुत ही बढ़िया। ये जो मैंने सेटअप करा है ना, अगर तुम क्रिएट रिएक्ट ऐप से करोगे ना तो तुम्हें एरर्स वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे अब तक। लेकिन आइडिया इस कि अगर तुम ऐसी हरकत कर रहे हो ना तो तुम्हें कॉन्सोल में भारी भारी वार्निंग्स दिखेंगी अगर तुम क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि ये स्नो पैक है,
ये एक दूसरा सॉर्ट ऑफ इंटरफेस है, ठीक है। तो आइडली क्या है, तुम्हें या तो ये चिल्ड्रन प्रॉप देनी है या फिर ये पास करना है ऐसे, या फिर कुछ नहीं करना है इन दोनों में से। तुम दोनों नहीं कर सकते, ठीक है, कि तुम चिल्ड्रन भी दे रहे हो और ये भी दे रहे हो। अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा कि प्रॉप तुम जैसे पास कर रहे हो, चिल्ड्रन सपोज चिल्ड्रन ही रख रहे हैं, तो चिल्ड्रन में तुम हमने देखा कि फंक्शन वगैरह कुछ भी पास कर सकते हो। अब अगर तुम फंक्शन ही पास कर सकते हो तो तुम JSX एलिमेंट भी लिख सकते हो डायरेक्ट प्रॉप के अंदर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 2 कर दूँ तो ये तुम देख रहे हो कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड वो आ गया, हेलो वर्ल्ड 2 बढ़िया सा, ठीक है। तो H1 नेम में अगर तुम जाके देखोगे तो प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को अगर तुम प्रॉप्स डॉट प्रॉप 1 कर दो और यहाँ पर चिल्ड्रन को प्रॉप 1 कर दो तो सेम चीज़ होगी, सेम चीज़ चलेगी, समझ रहे हो, क्योंकि तुम JSX में कुछ भी पास कर सकते हो इधर उधर। और प्लस तुम्हारी अब ये चीज़ तो है ही कि यहाँ पर तुम CSS वगैरह इंपोर्ट करो, बढ़िया कुछ भी करो जो तुम्हारा मन आ रहा है, ठीक है यार। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये 50 मिनट 40 मिनट का तो होगा अभी, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और डाइव इन डीप करेंगे रिएक्ट की थोड़े कॉन्सेप्ट्स में। मेरे को कमेंट में बताना अगर तुम्हें ऐसा वीडियो चाहिए, बिकॉज अगर तुम्हें चाहिए होगा मैं तभी बनाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी रिएक्ट पे मैं इंग्लिश में तो कंटेंट बनाता हूँ। अगर हिंदी में चाहिए होगा तो बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। बाकी अगर अच्छा रिस्पॉन्स होगा, अच्छे तुम लोग बोलोगे कि करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो बिल्कुल करूँगा। एक चीज़ और अभी 500 सब्सक्राइबर के अराउंड है। मैं सोच रहा था उस दिन लाइव जाएं चैनल पे, लेकिन उसके लिए तो भाई 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो यार उस पर पहले फटाफट पहुंच जाते हैं, सब्सक्राइबर 1000 कर देते हैं, लाइक कर देना वीडियो और बता देना कि अगला टॉपिक चाहिए या नहीं। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। अगली वीडियो में बिल्कुल मिलते हैं।